तो बेटा फार्माकोविजिलेंस बहुत ज़रूरी टॉपिक है ना। सवाल यहाँ से आते रहे हैं एआई पीजीटी वगैरह में भी, और यहाँ तो आपके सिलेबस में लिख ही दिया है स्पेशली इसको। तो देखते हैं चलो क्या है। तो फार्माकोविजिलेंस एंड इट्स यूज इन एएसयू एंड एच ड्रग्स। फार्माकोविजिलेंस इज द साइंस डेडिकेटेड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ड्रग रिलेटेड हार्म्स। एक मिनट बेटा, आपको ये वाली पीडीएफ नहीं पढ़ानी है शायद मुझे। चलो यही पढ़ा देते हैं, ठीक है। 6 पेज है, ज़्यादा नहीं, इसी से कवर कर लेते हैं। इनमें भी जरूरी चीजें देखेंगे, खाली पूरा आपको नहीं पढ़ना। अच्छा, बेसिक समझ लो कि फार्माकोविजिलेंस का मतलब क्या है। कि भैया जो आपकी ड्रग्स है ना, जो भी फार्माकोलॉजिकल आपके प्रोडक्ट्स है, तो उनसे कोई नुकसान तो किसी को नहीं हो रहा है। क्या है, एक जनरल परसेप्शन कि आयुर्वेद की ड्रग्स जो है वो नुकसान नहीं करते। ठीक है, आप पुराने लोगों से पूछोगे वो कहेंगे अरे आयुर्वेद नुकसान नहीं करता है। तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद की ड्रग्स नुकसान नहीं करती हैं, है ना। बहुत सारी ड्रग्स हैं जो नुकसान नहीं करती हैं, अलग बात है। क्योंकि हमारे यहाँ तो जो किचन का सामान है, कहते हैं आयुर्वेद कहाँ से शुरू होता है, तो किचन से शुरू होता है। तो बहुत सारी किचन की ड्रग्स हैं, तो उनको यूज करते हो तो जाहिर सी बात है उनसे तो एज सच नुकसान नहीं होता, है ना, जब नॉर्मल अमाउंट में खाई जाती हैं। लेकिन किसी भी चीज की अति करोगे तो वो नुकसान करेगी, या फिर व्यक्ति का ध्यान नहीं रखोगे, या फिर आजकल क्या है कि बहुत ज्यादा अडल्ट्रेशन है कि लोग कुछ कुछ मिला रहे हैं वहां पे, या फिर सेम प्रोडक्ट जैसी चीजें मिक्स कर देते हैं। तो वो सब चीजें हैं जिसकी वजह साइड इफेक्ट मिल जाते हैं। तो उसको रिपोर्ट करना है अभी, कि उनको इकट्ठा करना है धीरे धीरे कि भाई क्या साइड इफेक्ट होता है। अब उसमें कई सारे फैक्टर आते हैं कि कौन उसको रिपोर्ट करेगा, क्या उसका फॉर्मेट होगा, कौन सा अपेक्स बॉडी बनेगी, कौन मेन सेंटर बनेगा हमारा। तो वो सब कुछ यहाँ पे है। तो देखते हैं चलो। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे कि इसका जो अपेक्स सेंटर है वो कौन सा है, कई बार बता चुका हूँ शायद मैं आज की डेट में। अय्या। अय्या, है ना। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, तो फिलहाल वो मेन है। तो उसका नाम तो बिल्कुल याद ही रखना है आपको, बाकी हम देखते हैं चलो। तो फार्माकोविजिलेंस इज द साइंस डेडिकेटेड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ड्रग रिलेटेड हार्म्स टू पेशेंट्स इन इंडिया। नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। अभी हम लोग रिसर्च स्टेट वाला पार्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ कई सारी फुल फॉर्म है जो आपको आनी चाहिए। उन्हीं में से एक ये भी है, तो बिल्कुल जान लोगे। तो नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? सीडीएससीओ, यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाम ही लिखा हुआ है इसके, कि ड्रग का स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन करना है इनको। हैज इनिशिएटेड ड्यूरिंग 2003, तो 2003 से ये चीज चल रही है। 2003 टाइम याद रखना। WHO emphasizes that traditional medicines are to be included into pharmacovigilance system and has published guidelines on safety monitoring of herbal medicines in pharmacovigilance system in 2004। तो WHO ने भी 2004 से कहा कि भाई ये जरूरी है। तो ये ड्रग्स जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन वाली, चाहे वो इंडिया की हो चाहे चाइना है, जैसे वहाँ का ट्रेडिशनल सिस्टम है, या हर देश में लगभग कुछ ना कुछ सिस्टम ऐसा है इंटरनल उनका ट्रेडिशनल, इन सबको भी फार्माकोविजिलेंस सिस्टम में लाया जाए। ठीक। नेशन वाइड प्रोग्राम अंडर सेंट्रल सेक्टर स्कीम फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष न्यू दिल्ली फॉर ASU एंड एच ड्रग्स टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज अ डेटाबेस ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है, तो एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है ना। तो स्कीम है फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष न्यू दिल्ली। ठीक। तो वहां पे उस स्कीम के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, ASUH जो भी ड्रग्स हैं उनके जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है उनको एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है। ठीक। फॉर डेवलपिंग सिस्टम वाइज डेटाबेस ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस एंड इवॉल्विंग एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशन। देखो इस पे सवाल पीछे पूछा था, इसका क्या मतलब होता है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का। इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज आप कह रहे हो ना, यूं ही हवा में नहीं कह रहे हो, आपके पास उसके प्रूफ है। जैसे मॉडर्न मेडिसिन है, उसमें कहा जाता है कि वहाँ जो सारा काम है, जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, कम से कम आउट ऑफ इंडिया, है ना, जहाँ बजट एक इशू नहीं है पेशेंट्स के लिए भी, तो वहां पे ये चीज है कि एविडेंस बेस्ड है सब कुछ। जैसे अपने यहाँ क्या करते हैं कि कोई पेशेंट आया, तो डॉक्टर जो है ना कई बार बिना जांचे कराए ही वो अपनी हाइपोथेसिस बनाता है, सोचता है कि हाँ ये डिजीज लग रही है, ये कंडीशन है, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है ना। जबकि आप देखोगे मॉडर्न में ज्यादातर क्या होता है, और खासकर आउट ऑफ इंडिया आप देखोगे जहाँ के स्टैंडर्ड्स हाई हैं ज्यादा, तो पहले आपको ना एग्जामिनेशन होंगे ही होंगे, आपके कुछ टेस्ट होंगे ही होंगे। उसके बाद उन टेस्ट में लिखा आता है क्लियर कट कि हाँ आपको ये परेशानी है। उसके बाद ही आप फर्दर प्रोसीड करते हो, तब तक आप मेडिसिन वगैरह नहीं देते हो। ठीक है, तो याद रखना, इसको बोलते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। कि जब आपके पास पहले एविडेंस हो, जो बात आप कह रहे हो उसके लिए आपके पास साक्ष्य हो, तो चाहे वो कोई डिजीज हो, चाहे किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट की बात हो, अगर आपके पास है डेटा रिकॉर्डेड ऑफिशियल, तभी वो चीज मानी जाएगी। क्लियर। तो वही चीज कर रहे हैं हम ASU ड्रग्स के अंदर भी।
कि हम एविडेंस बेस बना रहे हैं उसको। आगे चलिए। बिसाइड दिस द प्रोग्राम ऑल्सो अंडरटेक सर्विलेंस ऑफ ऑब्जेक्शनेबल और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, है ना, आजकल जिस लोग ऐड कर देते हैं कि ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो कैंसर का मान लो, या फिर एड्स के पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी बातें आती हैं, फिर उनके ऊपर कार्रवाई होती है। तो आप पीछे भी देखा होगा, बाबा रामदेव को जैसे माफी मांगनी पड़ी थी, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दे दिए थे कुछ चीजों के बारे में, तो वो चीजें हैं। आगे चलें। फार्माकोविजिलेंस इज डिफाइंड एज द डिटेक्शन, असेसमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस इन ह्यूमंस। ठीक है, तो फार्माकोविजिलेंस क्या है कि जहां पे आप डिटेक्ट करते हो, असेस करते हो कि सच में ऐसा है या नहीं है, और फिर उन चीजों को प्रिवेंट करते हो, देखिए कि क्यों हुआ वो साइड इफेक्ट, अगर हुआ तो हो सकता है किसी और पार्टिकल के साथ मिलके कोई और सब्सटेंस साथ में लिया हो, उसकी वजह से नुकसान हो रहा हो। जैसे बारबिचुरेट्स है, अगर उनको अल्कोहल के साथ दे दिया जाए तो कोमा में ले जाते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो हो सकता है कई बार उस ड्रग का ना हो इफेक्ट, वो उसके साथ कोई और सब्सटेंस हो, उसकी वजह से तो नहीं हो रहा। तो उन सब चीजों को खैर असेस करना, पहचानना, डिटेक्ट करना, तो ये सब काम है, और फाइनली उसको रोक देना। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली हैज इनिशिएटेड फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम फॉर एसयूएच ड्रग्स, बात हो चुकी है। द प्रोग्राम शैल बी कोऑर्डिनेटेड बाय एनपीवीसीसी। अभी देखना, मैं इसको आगे बताऊंगा ये। एनपीवीसीसी अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। एक काम करो, पहले मेन चीज देख लेते हैं, फिर इस पे आएंगे तो आपको समझ में आएगा क्या बात चल रही है। लास्ट में आ जाओ, देखो ये इमेज बनी है, आपको जो नोट्स दिए हैं उसमें एक इमेज ली है मैंने। पेज नंबर 5 है। फिर आपको बातें समझ में आएंगी क्योंकि शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, अदरवाइज रिलेट नहीं कर पा रहे होगे। तो देखोगे, यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर दिया है। तो मेनली स्ट्रक्चर में क्या है, तीन चीजें हैं, तीन तरह के सेंटर्स बनाए गए हैं। कौन कौन से? एक यहाँ देख रहे हो, नेशनल फार्माकोविजिलेंस कोऑर्डिनेटर सेंटर, एनपीवीसीसी, अभी जो आपने पढ़ा, एक ये है। फिर इसके बाद इंटरमीडियरी फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स, आईपीवीसीएस, जिनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा। ठीक है, इंटरमीडियरी फार्माकोविजिलेंस, तो फार्माकोविजिलेंस पीवी जो लिखा है, और सेंटर्स के लिए सीएस, ऐसे ऊपर है नेशनल फार्माकोविजिलेंस कोऑर्डिनेशन सेंटर, तो नेशनल एन, फार्माकोविजिलेंस पीवी, कोऑर्डिनेशन, तो सी से कोऑर्डिनेशन, और सी लिखा है सेंटर के लिए। क्लियर? तो पहले सेंटर का नाम देख रहे हो आप, एनपीवीसीसी, इसमें अकेला एक ही है, मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, अय्या, न्यू दिल्ली, याद रखोगे। फिर देख रहे हो इंटरमीडियरी फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स, आईपीवीसीएस, इनकी संख्या 5 है। ठीक है, दो आयुर्वेद के लिए है, एनआईए जयपुर और आईटीआरए जामनगर। आयुर्वेद के लिए दो है, एनआईए जयपुर और आईटीआरए जामनगर, टोटल 5 है। आपसे आयुर्वेद के पूछ रहे, लेकिन तो दो ही लगाने हैं आपको। ठीक। यूनानी का है बेंगलुरु में, एनआईयूएम, नेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ का। इसी तरह होम्योपैथी का नेशनल इंस्टीट्यूट कोलकाता के अंदर है। ये पॉइंट्स भी पता होने चाहिए आपको कि होम्योपैथी का नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, यूनानी का कहाँ पे है, ये सिद्धा का कहाँ पे है। तो नेक्स्ट सिद्धा वाला देख पा रहे हो, चेन्नई, एनआईएस चेन्नई। तो याद रखना, नेशनल फार्माकोविजिलेंस कोऑर्डिनेशन सेंटर एक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। फिर इसके बाद इंटरमीडियरी फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स हैं, इनकी संख्या 5 है, दो आयुर्वेद के हैं, बाकी तीनों के लिए, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा के लिए एक एक है। कहाँ कहाँ है, तो इनके नेशनल इंस्टीट्यूट जो है, आयुर्वेद में एनआईए जयपुर और आईटीआरए जामनगर। इसके बाद फिर बहुत सारे सेंटर्स हैं जिनको बोला जाता है पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स, उनकी संख्या बता रहे हैं 75। पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स, तो 75 है ये। तो ये आपको सिस्टम याद रखना है कि तीन स्टेप है ये। होता क्या है कि ये वाले जो सेंटर्स हैं, पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स, ये रिपोर्ट करते हैं इंटरमीडियरी फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स को। ठीक है, और फाइनली इनका जो डेटा होता है वो फिर जाता है और इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में, फिर उसके मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को। तो इस तरह से इनके ऊपर है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। क्लियर? तो अब जरा एक बार पढ़ते हैं, समझ में आएंगी चीजें क्या है। देखोगे, कह रहे थे प्रोग्राम शैल बी कोऑर्डिनेटेड बाय एनपीवीसीसी अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, तो मतलब अय्या जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में काम कर रहा है, न्यू दिल्ली। दैट वुड मॉनिटर द प्रोग्राम एंड आल्सो रिकमेंड रेगुलेटरी इंटरवेंशंस बेस्ड ऑन द जनरेटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस डेटा एंड ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक है, बेसिक्स ऑफ फार्माकोविजिलेंस एंड द ग्लोसरी ऑफ टर्म्स। द नेशन वाइड प्रोग्राम अंडर द सेंटर सेक्टर स्कीम फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। घुमा फिरा के एक ही बात आई है, 2003 से प्रोग्राम शुरू हुआ है, 2004 में डब्ल्यूएचओ ने गाइडलाइन दी कि भाई ट्रेडिशनल मेडिसिन को इंक्लूड करना चाहिए। इसके बाद हमने अपने तीन सेंटर्स देखे, है ना। टर्शरी सेंटर था जिसमें हमारा आ जाता है अय्या, सेकेंडरी सेंटर था जिसमें आ जाते हैं हमारे एनआईए और आईटीआरए,
और प्राइमरी सेंटर जो है या पेरिफेरल सेंटर जो है उसमें आ जाते हैं 75 सेंटर्स। ठीक, तो अब देख लोगे। तो नेशनल फार्माकोविजिलेंस कोऑर्डिनेशन सेंटर एनपीवीसीसी, इट इज टर्शियरी फार्माकोविजिलेंस सेंटर acting as a national center in administrative structure of the program. Ministry of Ayush New Delhi has designated All India Institute of Ayurveda New Delhi as National Pharmacovigilance Coordination Center। घुमा के वही बात है जो पढ़ कर आए। फिर है हमारे इंटरमीडिएरी फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स, तो इनको बोलते हैं सेकेंडरी फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स एक्टिंग एज अ सेकंड लेवल सेंटर इन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। 5 नेशनल इंस्टीट्यूट्स आर देयर, आपने सब पढ़ लिया, आगे इसकी बात नहीं करूंगा मैं। नेक्स्ट आ जाओ। फिर आते हैं पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स। ठीक है, तो प्राइमरी फार्माकोविजिलेंस सेंटर भी कहते हैं इनको। दे आर रिलेटिवली स्मॉलर एएसयू एंड एच कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग these are the first contact ADR data collection units. They would be identified and coordinated by IPVCS in consultation with NPVCC। क्लियर? तो इनको कौन संभालेगा? तो जो हमारे आईपीजीटी आ रहे हैं, मतलब आईटी आ रहे हैं आज की डेट में, और एनआईए वो, और उनके ऊपर कौन है? तो एनपीवीसीसी मतलब आइया। ये भी याद रखना, मुझे अगर ध्यान आ रहा है ठीक, तो कहीं सवाल ऐसा पूछा गया था कि इनमें से कौन काम करता है एज प्राइमरी सेंटर ऐसा करके, या सेकेंडरी इस तरह करके। तो देखो, जो अय्या है वो टर्शियरी है, इसको मार्क कर लेना आप लोग। जो इंटरमीडिएट सेंटर्स हैं हमारे, उनको सेकेंडरी फार्माकोविजिलेंस सेंटर कहा गया। और जो पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स हैं उनको प्राइमरी फार्माकोविजिलेंस सेंटर भी कहा गया। तो ये चीज याद रखोगे। ठीक है, फिर इसमें व्यक्ति हैं, पोस्ट है, जैसे कोऑर्डिनेटर कौन है या इन्वेस्टिगेटर कौन है, ये समझ में आ जाता है। ये देखो मेन नोटिफायर देखो, any person who suspects to have experienced observed an ADR and informs any participating pharmacovigilance center about it। तो नोटिफायर कोई भी हो सकता है, कोई भी पर्सन जिसने कोई साइड इफेक्ट महसूस किया हो। याद रखना, ये नोटिफायर है जो आके आपको बता रहा है। मान लो आप प्राइमरी सेंटर पे बैठे हुए हो, यानी पेरिफेरल सेंटर पे बैठे हुए हो, तो नोटिफायर आपका कोई भी पेशेंट हो सकता है। लेकिन रिपोर्टर कौन होगा, उस चीज को ऑफिशियली रिपोर्ट करने वाला कौन होगा, इस पे सवाल बने हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, ध्यान देना। नोटिफायर कोई भी हो सकता है, जिसको आपने मेडिसिन दी वो व्यक्ति हो सकता है बताने वाला। लेकिन रिपोर्टर कौन होगा? अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल रिपोर्टिंग एडीआर ऑन एडीआर फॉर्म। तो एडीआर फॉर्म होता है, मैंने हटा दिया है, लगा हुआ था हमारे यहाँ। अगर आपको देखने का मन हो, मैं बाद में आपको शेयर कर दूंगा। तो फॉर्म होता है स्पेसिफिक, उस पे बताना होता है आपको कि हाँ ये व्यक्ति ने इस चीज के लिए दवा ली थी और ये साइड इफेक्ट हुआ, ऐसा हुआ। पूरा फॉर्मेट है, काफी लंबा चौड़ा है वो। ठीक है ना? तो रिपोर्टर कौन होगा? हेल्थ केयर प्रोफेशनल। जबकि नोटिफायर होगा कोई भी जिसने ड्रग के साइड इफेक्ट देखे अपने ऊपर। आगे चलो। तो इसमें बाकी आपके लिए कुछ है नहीं, बिना मतलब ज्यादा चीजें इकट्ठा करोगे तो अपने लिए समस्या होगी याद करने में। मेन चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ये इन्होंने लिखा है कि कैसे उनको रिपोर्ट करते हैं, आपका मन है देखना चाहो तो, कि वेरी कॉमन हो गए कौन से साइड इफेक्ट जिनकी होने की संभावना इतनी ज्यादा हो कि 10 में से एक व्यक्ति से ज्यादा को हो रही हो। यानी अगर 10 व्यक्तियों को कोई मेडिसिन दी आपने, तो मान लो 2 लोगों को साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हो। फिर कॉमन किसको कहोगे? कि 100 में से एक से ज्यादा को हो रही हो, मतलब 100 लोगों में से मान लो 2 को हो रही है, इस तरह से। ठीक है ना? फिर अनकॉमन 1000 में से कम एक से ज्यादा को हो रही है। रेयर 10,000 में से एक से ज्यादा को हो रही है। वेरी रेयर 10,000 में से एक से कम को हो रही है। तो ये इन्होंने अपना इसका तरीका रखा है कि आप क्या कहोगे साइड इफेक्ट्स के लिए। जो आप पढ़ते हो ना कि रेयर साइड इफेक्ट है, वो इस तरह से कह रहे हैं, उसको कंसिडर करना है। देख सकते हो ये डेटा भी, मतलब इंटरेस्टिंग है वैसे। एग्जामिनर चाहे तो सवाल बना सकता है कभी। मेरे हिसाब से देख लेना, याद कर लेना। ठीक है, ये हैरकी दे रखी है फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम की, तो आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि नेशनल फार्माकोविजिलेंस कोऑर्डिनेशन सेंटर है, फिर इंटरमीडिएरी, फिर पेरिफेरल। ये सब वही बात है बेटा, इसको नहीं पढ़ेंगे हम। तो हो गया आपका हु कैन रिपोर्ट, तो देख ही पा रहे हो, यानी हेल्थ केयर प्रोफेशनल ओनली। यहाँ देख लो क्या होता है डेटा का, कैसे तो नहीं भेजने के बाद वो खराब हो जाता है डेटा। नहीं, द इन्फॉर्मेशन द फॉर्म शैल बी हैंडेड इन कॉन्फिडेंशियलिटी। Peripheral pharmacovigilance centers shall forward the form to the respective intermediary pharmacovigilance centers who will carry out the causality analysis. This information shall be forwarded to the national pharmacovigilance centers. The data will be analyzed and forwarded to the Ministry of Ayush, Government of India। तो फाइनली मिनिस्ट्री को चला जाएगा सारा डेटा।
मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है कि वो भी नहीं करने हैं, देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज बीन रिसीविंग रिटन एंड ऑनलाइन कंप्लेंट्स ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ आयुष मेडिसिन इंक्लूडिंग हर्बल मेडिसिन। सच कंप्लेंट्स आर आल्सो रजिस्टर्ड इन द गामा। गामा क्या है? ग्रीवियंस अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, है ना। तो ये गामा में इनको रिपोर्ट किया जा रहा है। पोर्टल है ये। इट इज मेंटेन्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, डीओसी है। तो देख सकते हो, गामा चाहो तो फुल फॉर्म याद कर सकते हो कि ये पोर्टल है गामा। और देखेंगे फार्माकोविजिलेंस सिस्टम मैंडेट फॉर ड्रग मैन्युफैक्चरर्स, तो पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट एंड पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। ठीक है, ये बहुत जरूरी बात होती है बेटा, रिसर्च में देखेंगे इसको भी। मगर फिलहाल आप ये समझ लो, आपसे सवाल पूछा जाता है कि पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल्स जो होते हैं वो कब होते हैं, या रिसर्च जो होती है पोस्ट मार्केटिंग वो कब होती है। तो फोर्थ फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल के अंदर, यानी थर्ड फेज के बाद कह रहे हैं। तो देख सकते हो इस चीज को कि मार्केट में ड्रग आपकी चल रही है, पेशेंट्स ने लेना शुरू कर दिया। हो सकता है कि अभी जब आपको अप्रूवल मिला हो कोई हमें वहां पे एडवर्स इफेक्ट ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन जब मार्केट में ड्रग गई, इतने सारे लोगों ने खाई, तो वो डेटा बहुत ज्यादा हो जाएगा कि 10,000 लोगों ने खाई। तो अब हो सकता है 10,000 में से किसी एक को या दो को मिल रही हो, है ना। तो भले ही रेयर वाली कैटेगरी आ जाएगी, लेकिन आ जाएगा कुछ डेटा आपके पास। तो वो कह रहे हैं कि वहां भी आपको बात तक भी रिसर्च करनी है। जैसे पीसीएम की मैं हमेशा बात करता हूँ, पैरासिटामोल, तो किस ऑर्गन पे दिखती है टॉक्सिसिटी उसकी? लीवर पे। लीवर पे लीवर। सर, लीवर लीवर पर, है पे। ना। हाँ, तो वो चीजें कैसे पता चलती हैं? ये चीजें पता चलती हैं लॉन्ग रन के अंदर, कि कोई लंबे समय तक खा रहा है, मान लो कोई पेन किलर की तरह यूज कर रहा है, मान लो पीसीएम को, है ना। या फिर आप कहते हो कि किडनी पेशेंट्स के लिए जो है एनसेड्स अच्छे नहीं है। तो ये कैसे पता चलती हैं बातें? जब लंबे समय कोई पेशेंट यूज करता है उन चीजों को, तो वो पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल्स होते हैं। मार्केट में ड्रग उतरती है, उसके बाद ही पता चलता है। क्लियर? आगे चलेंगे। तो कह रहे हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस इज डिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल वाई ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल्स 1945। न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑन 8 मार्च 2016 published a gazette notification under Drugs and Cosmetic Act 1940-45. There, under included pharmacovigilance system as a mandate for drugs approved by drug regulatory authorities. तो कह रहे हैं कि 2016 में एक गैजेट में आ गई बात बिल्कुल, कि अब से जो भी ड्रग जाएगी मार्केट में, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, फार्माकोविजिलेंस सिस्टम जो है जरूर काम करेगा उसके लिए, कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है उसका। ठीक है, जो भी ड्रग्स अप्रूव होंगी। और कुछ नहीं है, एक दो इमेज और लगी हुई है, आपके काम की है नहीं ज्यादा है। तो इतना ही था। अगली पीडीएफ के ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट है, चलो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट देख लेते हैं, ये भी जरूरी चीज है। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। ठीक है, इनमें जरूरी चीजें देखोगे ध्यान से। ये पीडीएफ पढ़ने का टाइम मुझे भी ज्यादा मिला नहीं है, क्योंकि इसमें सारे शेड्यूल्स दिए हुए हैं, तो काफी आसान हो जाएगा समझना चीजों को। ये मेन है हमारे लिए, यहाँ से जो शेड्यूल्स दिए हुए हैं कि शेड्यूल के अंदर क्या है। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं, मैं भी देख लेता हूँ क्या जरूरी है। तो ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट इन 1931 मेड वेरियस रिकमेंडेशन टू हैव अ कंट्रोल ऑन द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरर एंड सेल ऑफ ड्रग्स, बट गवर्नमेंट वाज रिलक्टेंट टू implement these recommendations following the uprising in the country. Government passed import of drug bill in 1937, but that was not concerned with the manufacture, distribution and sale of drugs. तो क्या बता रहे हैं कि 1931 के अंदर ड्रग इंक्वायरी कमेटी ये बनाई गई 1931। तो ये तो अंग्रेजों के टाइम का टाइम आ गया, ठीक है। इसकी बहुत सारी रिकमेंडेशन थी, कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है इसकी रिकमेंडेशन को लगाने के लिए तैयार नहीं थी। ठीक है, फॉलोइंग द अपराइजिंग इन द कंट्री गवर्नमेंट पास इंपोर्ट ऑफ ड्रग बिल्स इन 1937। तो 1937 में इंपोर्ट ऑफ ड्रग बिल आया, जो ड्रग्स इंपोर्ट करते हो आप, बाहर से मंगाते हो। ठीक है, बट दैट वाज नॉट कंसर्न विद द मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स। तो इसका लेकिन बाकी से कोई संबंध नहीं था, कि बनाने वाला ड्रग कैसे बना रहा है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है मार्केट में, या सेल कैसे हो रही है, उससे सबसे कोई मतलब नहीं था। फाइनली टू कंट्रोल द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड ऑन 10th अप्रैल 1940 बाय द इंडियन लेजिस्लेचर। ठीक है, तो याद रखोगे 10th अप्रैल 1940 को पास हुआ था फाइनली है, 10 अप्रैल 1940 याद रखेंगे।
दिस एक्ट वाज अमेंडेड इन 1955, तो 1955 में इसमें सुधार हुआ। एंड सब्सिक्वेंटली अमेंडेड इन, उसके बाद फिर कई सुधार हुए। तो मेनली जो है वो 55 वाले की ही बात की जाती है, या तो 40 की या 55 की बात की जाती है, उन दोनों को तो स्पेशली याद रखोगे आप। In this act, provision of license is made for the import, manufacture, and sale of drugs and cosmetics. Central government controls import of drugs and cosmetics, while state government appoints licensing authority to control manufacture, distribution, and sale of drugs and cosmetics. कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है इंपोर्ट को मेनली, ठीक है, उसका स्टेट से कोई मैटर नहीं है। आप लोग अक्सर देखते होंगे आपके स्टेट में रूल अलग होगा, किसी दूसरे स्टेट में आयुष डॉक्टर्स के लिए रूल अलग होगा, है ना, कहीं वो सर्जरी भी कर रहे होंगे, कहीं हो रहा होगा कि आप तो आईवी भी नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि ये क्लियर कट कर दिया है कि हेल्थ जो है वो स्टेट की कंसर्न है, सेंट्रल सेंटर की नहीं है, मतलब सेंटर उसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता है स्टेट्स के साथ, ठीक है ना। तो स्टेट डिसाइड करते हैं कि उनको क्या चाहिए, कि उनके यहाँ लगता है मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है ना, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है डॉक्टर्स का थोड़ा, ठीक है, तो उस तरह से फिर हेल्थ पॉलिसीज लाई जाती हैं। क्लियर। तो वही चीज यहाँ कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को तो सिर्फ मतलब है कि जो इंपोर्ट हो रही है ड्रग्स वो कौन सी हो रही हैं, कौन से कॉस्मेटिक्स इंपोर्ट हो रहे हैं, वो करने नहीं करने, कुछ गलत तो नहीं है वहाँ। जबकि लाइसेंस वगैरह देना स्टेट के अंदर, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग बाकी सब चीजें वो स्टेट का काम है। द एक्ट कंसिस्ट ऑफ 5 चैप्टर्स, इसमें 5 चैप्टर हैं, देख सकते हो आपके सिलेबस में है, क्योंकि चैप्टर 1 है इंट्रोडक्टरी, चैप्टर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, चैप्टर 3 इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, चैप्टर 4 मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। आपके लिए जरूरी है चैप्टर 4 ए, स्पेशली याद रखना। अब प्रोविजंस रिलेटिंग टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स, तो आयुर्वेदिक ड्रग्स के बारे में चैप्टर 4 ए में बात की गई है, 4 में नहीं, 4 ए के अंदर, याद रखोगे। चैप्टर 5 मिसलेनियस, बहुत सारे बिखरे हुए टॉपिक, वो एक जगह। आगे चलेंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके। दिस इज एन एक्ट टू रेगुलेट द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन सेल, प्रिवेंट सब स्टैंडर्ड ड्रग्स, to regulate the manufacture and sale of Ayurvedic Siddha homeopathic medicines, to have regular inspection of licensed premises by drug inspectors, ठीक है। यहाँ डेफिनेशन दी है कि ड्रग क्या होती है, कॉस्मेटिक क्या होता है। तो ड्रग तो समझ सकते हो, ऑल मेडिसिन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, ठीक है। क्या कह रहे हैं, सब्सटेंसेज इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर और in the diagnosis, treatment, mitigation, or prevention of any disease or disorder in human beings or animals, including preparation applied on human body for the purpose of repelling insects like mosquitoes। तो कुल मिला के ड्रग क्या कर रही है, जो किसी डिजीज के अगेंस्ट काम करती है वो हो गई ड्रग, ये कहना चाह रहे हैं, है ना। अब कई बार वो ड्रग वो भी है जो किसी डिजीज की डायग्नोसिस में यूज कर रहे हो आप, ठीक है, ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हो, रोकने में यूज कर रहे हो उसको, तो कुल मिला के ड्रग आप डिजीज के रेफरेंस में याद करो, तो ड्रग है जो डिजीज पे काम करती है। जबकि कॉस्मेटिक क्या है, तो एनी आर्टिकल इंटेंडेड टू बी रब्ड, poured, sprinkled, sprayed, or introduced into, or otherwise applied to the human body or any part thereof for cleaning, beautifying, promoting attractiveness, or altering the appearance, and includes any article intended for use as a component of cosmetic। तो बात समझे, तो ड्रग हो गई जो कहीं ना कहीं जाके आपकी बॉडी में भी चेंजेस लेके आएगी वो चीज, ठीक है, क्योंकि उसकी फार्माकोलॉजिकल कुछ प्रॉपर्टीज हैं उस तरह की। और कॉस्मेटिक वो है जो सिर्फ आपको सुंदरता दिखाने के लिए कह लो, उस तरह से यूज की जाए। तो ये चीजें जनरली वो है जो बॉडी के ऊपर स्प्रे की जाती हैं, रब की जाती हैं, है ना, और इनका इफेक्ट उस तरह से नहीं होगा, वो बॉडी में जाके कुछ अंदर बदलाव नहीं कर रही होंगे। ये कॉस्मेटिक्स हैं, सिर्फ अट्रैक्टिवनेस बढ़ाने के लिए या क्लीनिंग के लिए, उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। आप अच्छे से समझते हो डिफरेंस क्या है, इस पे सवाल नहीं आते, लेकिन देख लेना। मिस ब्रांडेड ड्रग्स, if it is so colored, coated, powdered or polished that damage is concealed, or if it is made to appear of better or greater therapeutic value then it really is, और मतलब बी कह रहे हैं, इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर। तो क्या है कि मान लो कोई ड्रग है, वो कुछ काम तो करती है, लेकिन उसको ऐसा दिखा दिया कि वो कुछ और काम करती है, कुछ ज्यादा बड़ा काम करती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई फीवर की ड्रग है और कोई क्लेम करने लगे उसको कि ये तो एड्स को ठीक करती है ना, मान लो एड्स की कोई ड्रग हो उसी के जैसी हो, तो आपने उसको चेंज कर दिया, कोटिंग कर दी, उसकी कलर चढ़ा दिया उसके ऊपर, सेम ऐसी बना दी देखने में, है ना। या फिर आप ऐसी फर्जी क्लेम करने लगो कि मेरी ड्रग तो ये काम करती है। या फिर दूसरा कह रहे हैं, क्लियर सी बात यह है कि आपने लेबल उसका प्रॉपर नहीं किया है, गलत, आपने लेबलिंग उसकी गलत की है, गलत तरीके से उसको आपने बताया है, तो वो हो गए मिसब्रांडेड ड्रग्स। एक होती है एडल्ट्रेटेड ड्रग्स, तो नाम से समझ में आ रहा है कि जिसमें कुछ और मिला दिया जाए जो नहीं होना चाहिए था।
if it consists in whole or in part or any fleethy, putrid or decomposed substance, if it has been prepared, packed or stored under insanitary conditions whereby it may have been contaminated with filth or whereby it may have been rendered injurious to health, या फिर if its container is composed in whole or in part of any poisonous or deleterious substance which may render the contents injurious to health. क्लियर? तो एडल्टरेटेड क्या होती हैं? जिनमें कुछ ऐसा मिला हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, वो। नेक्स्ट चलो, स्प्यूरियस ड्रग्स। ये कौन से हैं? इट इज इंपोर्टेड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, और इफ इट इज एन imitation of or a substitute for another drug or resembles another drug in a manner likely to deceive or bears upon it or, ठीक है, देख लेना क्या कहना चाह रहे हैं, बता दे रहा हूँ मैं आपको बेटा। एडल्टरेट के अंदर है कि कुछ ऐसा अनोइंगली आपने मिला दिया जो नहीं होना चाहिए था, मान लो मिलावट कर दी। अगर आयुर्वेद की हम बात करें कि आप धनिया लेने गए, धनिया के अंदर जैसे अक्सर सुना होगा इस तरह के फॉल्स क्लेम आते रहता है कि धनिया में तो जो हॉर्स है तो उसका मल मिलाया जाता है ना, कि सुखा के, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। तो उस तरह की चीज हो गई, वो हो गई एडल्टरेटेड ड्रग। या फिर कुछ और चीजें ऐसी कि जहाँ पे आपने स्टोर किया था वो जगह अच्छी नहीं थी, तो वहां से कुछ ऐसी मिक्सिंग हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, ठीक। तो वो होती हैं एडल्टरेटेड ड्रग्स। दूसरी है स्पूरियस ड्रग्स। ये क्या है? कि आप धोखा दे रहे हो गवर्नमेंट्स को। मान लो आप बाहर से कोई ड्रग मंगा रहे हो, आगे हम पढ़ेंगे कि आपके पर्सनल यूज के लिए कुछ ड्रग्स मंगाना अलाउ होता है। मंगा सकते हो, टाइम ड्यूरेशन भी है, कितनी डोजेस तक आप मंगा सकते हो। ठीक है, आपने मान लो मंगाई कोई ड्रग, लेकिन आपने क्या किया कि आपने कोई ऐसा सब्सटेंस मंगाया झूठ बोल के। आप, पैकिंग में आती हैं चीजें, पैक होके आती हैं, तो आपने कुछ और मंगा लिया, कुछ और वहां बता के। ठीक है, मान लो कि आप कोई नशीला पदार्थ मंगा रहे हो। आजकल जैसे ठगी चल रही है पूरे इंडिया में, ये तो हो रहा है कि आपके नाम से मुंबई एयरपोर्ट पे कोई चीज पकड़ी गई है, या फिर आप पे फोन आता है कि आपके नाम से वारंट निकल रहा है, अदरवाइज आप इतना पैसा दे दो। ठीक है, तो वो सब चीजें इसीलिए हो रही हैं, इसीलिए ये स्पूरियस ड्रग्स वाले केस के अंदर, ठीक है, फर्जी बना के, तो समझ लेना। नेक्स्ट देखो, मैन्युफैक्चरर। तो इन रिलेशन टू एनी ड्रग और कॉस्मेटिक, इट इंक्लूड्स एनी प्रोसेस और पार्ट ऑफ अ प्रोसेस फॉर मेकिंग, ऑल्टरिंग, ornamenting, finishing, packing, labeling, breaking up, or otherwise treating or adopting any drug or cosmetic with a view to its sale or distribution। ठीक है, तो कह रहे हैं मैन्युफैक्चर कौन होता है? कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो हो सकता है कोई ड्रग बना रहा हो, ठीक है, हो सकता है कोई ड्रग मार्केट से उठा के फिर उसमें थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन कर रहा हो, है ना, सजा रहा हो उसको, कुछ भी, मतलब वो मैन्युफैक्चरर है, उसके नाम से बिकेगी वो ड्रग मार्केट के अंदर, वो होता है मैन्युफैक्चरर, ये बता रहे हैं। तो फिलहाल तो ये परिभाषाएं थोड़ा समझने की कोशिश करो। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आओ, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मेन पार्ट अब शुरू होता है इसके बाद। जो हमने पढ़ लिया इसके बाद अब मेन पार्ट है इसका, शेड्यूल्स, वो जरूरी है हमारे लिए। ठीक, 10 मिनट्स, वापस आओ, कंटिन्यू करते हैं यहीं से। थैंक यू।